तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ बढ़िया होंगे। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पहला चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से देना है, ठीक है? तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? जो कि ये रिवीजन सीरीज है, तो हम इसको झटके में ख़त्म करते हैं ताकि आपको बेस समझ में आए, ठीक है? इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, उनको याद रखिएगा, ठीक है? ताकि आपका रिस्पॉन्सिव सिस्टम अच्छा रहे, ठीक है? तो उसको ध्यान से पढ़िए और जितना हो सके इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? चला जाए। चलो, अब लाइव क्लास अभी नहीं ले सकता हूं मैं, कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब तक मेरे सब्सक्राइबर 1000 के आसपास नहीं हो जाते हैं तब तक मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। और ठीक है, देखा जाएगा, तो फ्यूचर की बात है। अभी देखो, फिलहाल आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते समय कुछ ध्यान दीजिएगा। सॉरी, पेन मेरा थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है, ठीक है? तो कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जब भी आप थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप एनसीईआरटी से ही अपनी शुरुआत करिए, ठीक है? एनसीईआरटी के अलावा दूसरी किसी भी साइड बुक का इस्तेमाल फिलहाल मत करिएगा जब तक आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो जाती है। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद से ही आप किसी दूसरे साइड बुक का उपयोग कीजिएगा, वरना आपके लिए तहलका हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो भी सीबीएसई पेपर क्वेश्चन बनाता है, जो भी क्वेश्चन पेपर तैयार होगा, वो आपका किससे तैयार होगा? वो आपका इसी से ही तैयार होना है। तो एनसीईआरटी पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फोकस रहना चाहिए, ठीक है? जो कि ये चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है किससे? मैनेजमेंट से। किससे स्टार्ट हुआ है भैया? मैनेजमेंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? अब मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट गेटिंग डन थ्रू अदर, ठीक है? गेटिंग डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट एक आर्ट है जो चीजें हम दूसरों से करा पाते हैं। क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट जो हम चीजें दूसरों से करा पाते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। हाँ, ठीक। ठीक, चलो ठीक। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज आर्ट गेटिंग डन थ्रू अदर। हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट एक आर्ट है जो हम दूसरों से कराते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि हाँ सिर्फ एक बिजनेस ही करता है। मैनेजमेंट आप कहाँ से सीखते हैं? मैनेजमेंट आप सीखते कहाँ से हैं? हम अपने घर से भी मैनेजमेंट सीखते हैं, हम अपने होम से भी मैनेजमेंट सीखते हैं, ठीक है? जैसे देखो, हमारी मम्मियाँ जो हैं, हमारी मम्मी जो हैं कितना बढ़िया से चीज़ों को मैनेज करती हैं, ठीक है? हमारे पापा जो हैं वो कितने अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट कोई ऐसा कोई एक नेचर नहीं है जो सिर्फ बिजनेस में ही इस्तेमाल होता है। मैनेजमेंट आपका हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे वो एक हाउस होल्ड हो, चाहे एक हाउस होल्ड हो, चाहे एक ऑफिस हो, ठीक है? चाहे एक ऑफिस हो, चाहे एक हॉस्पिटल हो, चाहे एक हॉस्पिटल हो, चाहे एक कॉलेज हो, मतलब कि जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल की बात होगी। किसकी बात होगी बेटा? ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात होगी। ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात होगी। जहां लोगों की बात होगी, जहां पे टीम की बात की जाएगी, वहां पे मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट गेटिंग डन थ्रू अदर। अच्छा, अब इसके बाद से जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दो पॉइंट हमारे दिमाग में आता है, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस से। किससे? इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस से। अब दोनों ही चीजों में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इससे अच्छा बनता भी है, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस से क्वेश्चन बनता भी है। देखो कैसे बनता है। अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इसमें एफ आ रहा है,
और इफेक्टिवनेस की बात करें तो टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे टी आया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एफ आया, आया ना? तो सॉरी, इफिशियंसी में सी आया, देखो आया कि नहीं आया? इसमें भी सी आ रहा है, बट इसमें हम टी से लेके चलेंगे, ठीक है? इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी में सी आ रहा है, इफेक्टिवनेस में टी आ रहा है। जो बीच में एडवर्ब पे हम टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक जगह हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एक जगह हम सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जगह हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इफिशियंसी में सी है और इफेक्टिवनेस में टी है। तो सी का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट। सी का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट। टी का मतलब क्या हो गया? टाइम। बस यही आपको याद रखना है। इफिशियंसी मतलब कि गिवन टाइम में, किसमें? दिए हुए समय में, गिवन टाइम में और मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट पे अगर जो हम काम करा लेते हैं गिवन टाइम में और मिनिमम कॉस्ट पे अगर हम कोई काम करा लेते हैं, जो टाइम गिवन है उस गिवन टाइम में और मिनिमम कॉस्ट में हम कोई काम करा लेते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई, अच्छा मम्मियों को देखे हो, देखो मम्मियों को देखो, तो मम्मी लोग क्या करती हैं? मार्केट में जाती हैं, जो सामान 500 का रहेगा तुम 500 का लेके आओगे, उसी सामान को ये 300 में खरीद के लेके आएंगे। कभी बार्गेनिंग स्किल देखना मम्मियों की, बारूद बना देती हैं। मैनेजरों को बार्गेनिंग स्किल यहां से सीखनी चाहिए कि हमारी मम्मियां 500 के सामान को 300 सामान में लेके चले जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेती हैं, बट कॉस्ट को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। कॉस्ट को क्या कर देती हैं? डिक्रीज कर देती हैं, कॉस्ट हमारा कम कर देती हैं। तो वैसे ही किसी भी बिजनेस में हमको विद इन अ कॉस्ट, मतलब कि गिवन टाइम में, गिवन टाइम में, गिवन टाइम में यानी लेसर टाइम, हमारा टाइम भी कम लगे और हमारी कॉस्ट भी कम लगे। इसी को हम कहते हैं इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। गिवन टाइम में और गिवन पीरियोडिक टाइम में और हम लेस कॉस्ट में अपने काम को कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैनेजमेंट देखो क्या दिया हुआ है। पहला दिया है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भाई मैनेजमेंट, अगर किसी भी बिजनेस में कोई मैनेजमेंट है, कोई मैनेजमेंट है, तो उसका काम क्या होगा? कोई भी बिजनेस का एक गोल होता है, कोई भी बिजनेस का एक गोल होता है, उस गोल को लेके ही तो हम काम करते हैं। बिना गोल के वो बिजनेस तो होगा ही नहीं। अच्छा, मैक्सिमम बिजनेस का गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। मैक्सिमम बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। कुछ बिजनेसेस का क्या होता है? एनजीओ चलाना, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चलाना। कुछ सिर्फ सोशल सर्विसेज के लिए काम करते हैं, यानी सोशल सर्विसेज के लिए काम करते हैं। तो हर बिजनेस का अपना अपना एक ऑरा है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसमें मैनेजमेंट क्या करता है? उस गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को, उस गोल को लेके चलता है। अगर किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग के लिए होगा, किसके लिए होगा? प्रॉफिट मेकिंग के लिए होगा, तो इनका सारा फोकस किस पे होगा? कॉस्ट को लेस करने पे। कॉस्ट को लेस करने पे मतलब कि जितना हो सके कॉस्ट को हम कम करें और हम जितना हो सके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी, इनको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट बेयरेबल भी हो सकता है, ये भाई चलो ठीक है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हम क्योंकि हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो हम लोगों की मदद कर रहे हैं। दूसरा, अगर सोशल्स की बात करें, जो गवर्नमेंट्स करती हैं, गवर्नमेंट का काम क्या होगा कि भाई प्रायोरिटी में पुअर पीपल्स आएंगे, गरीब लोग आएंगे, गरीब लोग आएंगे, हमको ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना है जो गरीबों तक पहुंचा सके। तो कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे बिजनेस का गोल क्या है, उस गोल के हिसाब से मैनेजमेंट क्या करेगा। मैनेजमेंट जो लेवल पे जो काम कर रहे हैं, अलग अलग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो विजन देते हैं, वो विजन देते हैं क्या, वो विजन तैयार करेंगे, उस हिसाब से विजन तैयार करेंगे, उस हिसाब से वो काम करेंगे। तो मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है? उस बिजनेस के गोल को लेके चलना। परवेसिव, परवेसिव है भाई, हर जगह इसका इस्तेमाल होगा, मैंने बता दिया। हॉस्पिटल में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बिजनेसेस में, इवन तक आपके हाउस होल्ड में भी।
आप पूछोगे सर हाउस होल्ड में कैसे काम होता है? देखो, तुम सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, घर आते हो, तो हर चीज तुम्हारी टाइम बाउंडेशन पर रखी हुई है। तुम सुबह उठते हो, तुमको नाश्ता मिल जाता है, तुम्हारी टिफिन मिल जाती है, तुम स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, तुम्हारा कपड़ा मिल जाता है, तुम नहा लेते हो, तुम फिर खाना खाते हो, फिर कोचिंग निकल जाते हो। तो ये सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है? तुम्हारी मम्मी मैनेज कर रही है। ऑन द टाइम तुम्हारा पेमेंट हो जा रहा है स्कूल का, तुमको कोचिंग के पैसे मिल जा रहे हैं, तुमको किताबों के पैसे मिल जा रहे हैं, तुम्हारी पॉकेट मनी मिल जा रही है। तो ये सब क्या है? ये मैनेज ही तो हो रहा है, सब कुछ मैनेज ही तो करके दिया जा रहा है। इवन दो उनके पास वो फाइनेंशियल स्टेटस ना हो, तब भी फैमिली कोशिश करती है कि आपको वो स्टेटस तक ले जाया जा सके, है कि नहीं है? कितने हमारे परिवार के लोग हैं कि उनके पास वो स्टेटस नहीं है, वो वेलबींग नहीं है कि हम अपने परिवार को उस लेवल तक पढ़ा सके या उनको आगे तक लेके जा सके। बट वो क्या करते हैं? अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज करते हैं। तो उसी हिसाब से ये भी होता है बिजनेस में भी। जब कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस उसके लिए बच्चा है, उस बच्चे को कैसे मैनेज करना है, उसको कितनी ऊंचाइयों तक हम ले जा सकते हैं, ये हाउस होल्ड के ही बेस पे तैयार होता है। पैसा कहां से लेके आना है, कैसे हमको डेप्ट को कम रखना है, कैसे हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, तो ये सब कुछ परवेसिव होता है, हर फील्ड में काम किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट का काम सिर्फ ये प्लान नहीं करना होता है, ये प्लान नहीं करना होता है कि उसका गोल क्या है, उसका गोल क्या है। उसके पास क्या है? एम्प्लॉय है, उसके पास एम्प्लॉय है, इनको भी मैनेज करना है, उनको फाइनेंस, इसको भी मैनेज करना है, उनको सेल्स, इसको भी मैनेज करना है, उनको मार्केटिंग, इसको भी मैनेज करना है। उसके बाद से गुड्स, इसको भी मैनेज करना है। एम्प्लॉय की वेलबींग, इसको भी मैनेज करना है। तो मल्टी डायमेंशनल है, हर डायमेंशन में ये काम करता है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, ये आगे के बारे में नहीं सोचेगा, ये पीछे के बारे में भी सोचेगा, ये ऊपर के बारे में भी सोचेगा, ये नीचे के बारे में भी सोचेगा, हर जगह के बारे में सोचता है ये। ठीक है, कि उसका आगे का गोल क्या है, कोई गलती तो नहीं हो रही है, पीछे की चीजों से वो सीखेगा, अपने चीजों को वो मैनेज करेगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, ये मल्टी डायमेंशनल पे बात करता है। आगे आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि एक बार हमने क्या कर दिया, सारी चीजें प्लान कर दी, उसके बाद से हमने उसको मैनेज करना छोड़ दिया, भाई चलो ठीक है हो गया, अब काम होता रहेगा। अरे पता चला कि दूसरे दिन सुपरवाइजर सब बेच खा जाएगा तुमको, होगा ना। मान लो कि मैंने एक दुकान खोली, मेरे पास एक शॉप थी, ठीक है, मेरे पास एक शॉप थी, चलो ठीक है, मेरे पास एक शॉप थी, मेरे पास एक स्वीट शॉप थी, ठीक, मेरे पास एक स्वीट शॉप थी। अब मैंने क्या किया भाई, यहां पे लेबर रख दिए, यहां पे मैंने सारा रॉ मटेरियल लेता आया, मिल्क वगैरह जो भी था, सारा का सारा बर्तन लेता आया, ठीक है, यूटेंसिल्स मैं सब कुछ ले आया, ठीक। अब क्या करूंगा, मैं घर चला जाऊंगा, मुझे उस दुकान पर बैठना होगा, मुझे देखना होगा कि भाई लेबर टाइम से आ रही हैं कि नहीं आ रहे हैं, इनका टाइमिंग सही है कि नहीं है, रॉ मटेरियल में कहीं गलती तो नहीं हो रही है, रॉ मटेरियल मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम किसी को सुपरवाइज करके चले जाओ, पता चला कि वो दूध की जगह वो पाउडर का मिल्क बना के रजा सबको बेच रहा है, तुम्हारी दुकान 4 दिन चली, 5वें दिन से इतना बेकार तुम सामान देने लगे कि वो खराबी हो गया। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक लंबे समय तक के लिए, आपको जब तक आप बिजनेस करेंगे तब तक आपको प्लान करना पड़ेगा, तब तक आपको उस हिसाब से चीजों को डेविएट करना पड़ेगा, उस हिसाब से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। अब तुम्हारा मान लो कि हमारे घर से ही सीखो, हमारी मम्मी हमको स्कूल भेज देती है, उसके बाद क्या करते हैं, एक बार भेज दिया उसके बाद से आराम करती है, नहीं, रोज वही काम है उनका। तो बिजनेस में भी जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो रोज वही काम कर रहे हैं ताकि उनका बिजनेस एक फ्लो में चल सके, उनको कहीं दिक्कत ना हो। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया है, ठीक है। अगला क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वन मैन आर्मी नहीं बन सकते हैं आप,
ऐसा नहीं है कि वन मैन आर्मी के ऊपर एक ही आदमी सारा काम कर रहा है, ठीक है, वो सीईओ भी बन गया, वो मैनेजर भी बन गया, वो सुपरवाइजर भी बन गया। नहीं नहीं नहीं, जब तक ये ग्रुप में काम नहीं करेंगे, जब तक ये ग्रुप में काम नहीं करेंगे, मैनेजमेंट ग्रुप में ही काम करता है। हमारे घर हमारी मम्मियां हैं, पापा हैं, ये सभी लोग मिलके ही तो हमको मैनेज कर रहे हैं। जिनके यहाँ एक बच्चा है, चाहे 2 बच्चे हैं, चाहे 3 बच्चे हैं, तो इनको 2 ही लोग तो मैनेज करते हैं। दादा दादी हैं तो वो भी मैनेज करते हैं, परिवार में है तो वो भी मैनेज करते हैं। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है ना। हमारे पास जितने भी स्टाफ होंगे, हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय होंगे, वो सब कुछ क्या करेंगे, एक सिंगुलर गोल को लिए काम कर रहे हैं ना, उस कंपनी को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। भाई आप उसी धंधे से आपको सैलरी मिल रही है और उसी धंधे को बेच खाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी में काम करते हैं, आप एक पार्टिकुलर गोल को ले लेते हैं और उसके साथ आप सभी लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है। डायनेमिक फंक्शन, वही मैंने बता दिया, डायनेमिक फंक्शन मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि हर डायमेंशन में काम करना होगा, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल मैंने आपको बता दिया, मल्टी डायमेंशन में आप काम करेंगे। डायनेमिक है, आप आगे के बारे में भी सोचेंगे, आप पीछे के बारे में भी सोचेंगे। दूसरा, जैसा आपका बिजनेस में चेंज आएगा, जैसे आपका बिजनेस में चेंज आएगा, जैसे ही आपका बिजनेस में चेंज आएगा, जैसे ही आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, कहां चेंज आएगा, इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। आपके जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, आप अपने बिजनेस में तुरंत चेंज लाएंगे। जैसे ही आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ, वैसे ही आपका बिजनेस भी चेंज हुआ। कोविड के समय देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल हम कोविड का लेते हैं। कोविड में कितने बिजनेसेस ने जो ने चेंज अपने को नहीं किया, वो क्या हो गए, वो फेल हो गए। और जिन्होंने कोविड में अपने को चेंज किया, जो भी ऑफलाइन से ऑनलाइन गए, वो फेमस हुए, वो आगे गए। और जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया, उनकी काम स्थिति खराब हो गई। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो, किसी जमाने में नोकिया जो था, वन ऑफ द फेमस फोन था। नोकिया हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, सोनी हो गया, ये सब A1 क्लास के फोन आया करते थे, A1 क्लास के। मगर एंड्रॉयड के समय जब एंड्रॉयड लॉन्च हुआ तो इन्होंने क्या कहा कि भैया हम एंड्रॉयड यूज नहीं करेंगे, हम अपना iOS सिस्टम यूज करेंगे, हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। और इसकी वजह से यहां पे ये फेल हो गए। तो बिजनेस में इन्वायरमेंट के चेंज होने से आपको अपना बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव भी चेंज करना होगा। इसीलिए डायनेमिक फंक्शन है कि जैसे ही इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया, उसको तुरंत अडॉप्ट किया और तुरंत हमने बिजनेस खोल दिया, मतलब बिजनेस के उस पर्सपेक्टिव को हमने चेंज कर दिया। सिंगुलर लेके रहेंगे तो मारे जाएंगे ना। आप बस वही काम करते जाइए, लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम लोगों का टेस्ट बदलता है, प्रेफरेंस बदलता है, लोगों की स्टाइलिंग बदलती है, तो वो आपको देखना होगा। तो डायनेमिक फंक्शन है, आपको डायनेमिक होना पड़ता है। इंटेंजिबल फोर्स भाई ऑब्वियस सी बात है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो तुम देख थोड़ी ना पा रहे हो, उसको तुम क्या कर रहे हो। इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या है, फिजिकल तो नहीं है ना, वो भाई फिजिकल तो नहीं है ना, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो एक इमोशन है, उस इमोशंस को क्या करते हैं, हम फील करते हैं। अरे यार ये इमोशन है मेरा, फिजिकल तो है नहीं कि मैनेजर डंडा डंडा मार रहा है, भाग तेरी काम करो, ऐसा तो होगा नहीं ना कि डंडा डंडा मार के काम करा रहा है। भाई वो इमोशन है। आप इमोशन होते हैं, टेंजिबल है, इनटेंजिबल, उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इमोशंस के साथ काम करते हैं, नहीं भाई इस धंधे के लिए हमको काम करना है, आगे लेके जाना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये इमोशंस की है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में देखिए, पढ़िए इसको। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल, earning enough revenue to cover the cost, and risk, to growth, to improve its future prospects। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया,
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि सर्वाइवल होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए? हमारा सर्वाइवल होना चाहिए। भाई किसी भी धंधे में आप आए हैं, उस धंधे में आपको क्या होना चाहिए? उस धंधे में आपका सर्वाइवल होना चाहिए ना भाई। किसी भी धंधे में आप आए हैं, किसी भी धंधे में आप जब शुरुआत करते हैं तो आपका सबसे पहले क्या होता है? सर्वाइव करना। धंधे में जब भी आप घुसते हैं तो आप क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। आप किसी भी धंधे में जाते हैं तो आप सर्वाइव करते हैं पहले। ऐसा ही नहीं है कि पहले ही जाके बारूद भर देंगे वहां पे। आप धंधे में घुसे हैं तो आपको सर्वाइव करना है। क्या समझ में आया? पहला तो है कि उस धंधे में आप जब भी घुस रहे हैं तो आपको सर्वाइव करना है ना। हम किसी भी बिजनेस में आते हैं तो पहले हम ये सोचते हैं कि भैया उस धंधे में हम सर्वाइव कर सके, उसके बाद तो हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। उसके बाद आप किसके बारे में सोचेंगे? उसके बाद से आप प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। फिर उसके बाद से जब प्रॉफिट आने लगेगा तब आप क्या सोचेंगे कि चलो ठीक है भाई, अब हम ग्रोथ ले आएंगे अपने बिजनेस में। कि पहले ही प्रॉफिट रजा आए हैं, पहले ही प्रॉफिट करेंगे। तब आए हैं 100 रुपया लगाए तो हमको 200 रुपया चाहिए। अरे नहीं भाई, पहले तो सर्वाइव करो धंधे को, मार्केट में पहले सर्वाइव तो करो, फिर ना प्रॉफिट ले आओगे। जब प्रॉफिट आएगा तो अपने आप तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव इज गोइंग बेनिफिट फॉर सोशल्स लाइक यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी एक्सेट्रा। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया? दूसरा जो पॉइंट है इसमें आपका क्या है कि सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं भाई? सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे। जहां रहेंगे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे, वहां पे कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करेंगे। इन सब चीजों को तो ध्यान देना है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। उसके बाद से क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी रिकंसाइल्ड विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बिलोंगिंग्स होना चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बिलोंगिंग्स होना चाहिए मतलब कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से बिलोंग होना चाहिए। अब मैं किसी धंधे में, मान लो कि मैं रेलवे के लिए ही काम करता हूं, तो मैं पटरी उखाड़ के बेचने नहीं दूंगा। बोलो, मैं अगर रेलवे के लिए काम करता हूं तो क्या करूंगा? मैं पटरी उखाड़ के बेच दूंगा? राजा बेच के राजा हो जाएंगे, लोहा लोहा हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते आपको। रेलवे आपको बेच खाएगी, वो अलग बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एम्प्लॉय इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कितना ज्यादा अच्छा मानते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ ए भाई वही एकदम सिंपल एज इट इज अचीविंग ग्रुप गोल। भाई एक बिजनेस में देखो, उसको ध्यान से समझना। एक बिजनेस में सिर्फ बिजनेस ही ग्रो नहीं करता है। एक बिजनेस में एक बिजनेस ही ग्रो नहीं करता है। अगर बिजनेस ग्रो करता है तो उसके साथ साथ एम्प्लॉय भी ग्रो करता है। करता है ना। आज उसकी सैलरी 25,000 रुपए है, जब बिजनेस ग्रो करने लगेगा तो हो सकता है कि उसकी सैलरी 35,000 रुपए हो जाए। इवन दो हो सकता है कि वो 50,000 रुपए के आसपास चला जाए। तो ये अचीविंग ग्रुप गोल्स की बात हो रही है, सिर्फ एक इंडिविजुअल बिजनेस के गोल की बात नहीं हो रही है। पर ऐसा भी नहीं है कि एम्प्लॉय कंपनी बेच खा जाए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक साथ एक्टिविटी है, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो साथ में काम करें और साथ में बढ़ने की बात करें। इंक्रीज इफिशियंसी। मैनेजमेंट से क्या आता है? हमारी कॉस्ट कम होती है, हमारी कॉस्ट कम होती है। कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है, तो सबसे पहली बात है कि वो ध्यान रखते हैं क्या कि हम जितना हो सके कॉस्ट को कम रखें। एक एग्जांपल देते हैं। हमारा एक दोस्त है, वो सप्लायर है अडानी ग्रुप के लिए। छोटा सा सप्लायर है, बहुत बड़ा सप्लायर नहीं है, मतलब उस लेवल का सप्लायर नहीं है, बट उन्होंने सप्लाई करते हैं। अब ये अडानी ग्रुप क्या करती है? देखो किस लेवल पे काम करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है, इसके लिए 2-4 रुपए का अंतर कुछ नहीं होता है, बट देखो किस हिसाब से ये काम करते हैं।
ये टेक्टाइल बिजनेस में है। टेक्टाइल का मतलब ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। बड़े बड़े लोहे के जो गेट्स वगैरह होते हैं, सॉकेट्स वगैरह होते हैं, जो इनके पोर्ट्स वगैरह पे लगते हैं, मतलब बहुत, मतलब अगर कहा जाए कि इस धंधे में तो बहुत बड़ा है, सॉरी पैसा तो बहुत लगाया है, बट धंधे में बहुत छोटा आदमी है जो मेरा दोस्त है। अब वो सप्लायर है। अब वो क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट उनके पास जाता है, जो भी प्रोडक्ट उनके पास जाता है, उसका एक एक पार्ट वो निकालते हैं, एक एक पार्ट। अगर उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर 4 पार्ट लगे हुए हैं, अगर उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में 4 पार्ट लगे हुए हैं, 4 पार्ट लगे हुए हैं, तो उन चारों पार्टों की अलग अलग कॉस्टिंग ये निकालेंगे। 1 2 3 4। अगर उस प्रोडक्ट में 4 पार्ट लगे हैं तो इन चारों की वो कॉस्टिंग अलग अलग निकालते हैं। उसके बाद से दूसरे सप्लायर, मतलब कि कोई किसी दूसरे सप्लायर से उसकी कॉस्टिंग लेते हैं, फिर उसके बाद से इसके प्रोडक्ट की वैल्यू की कॉस्ट के हिसाब से मिलाते हैं। सोच लो, इतनी बड़ी कंपनी है, 1 रुपए पे वो काम खेलते हैं अपना। मतलब कि अगर उनका 0.50 रुपीज का भी अंतर आ गया तो वो दूसरे को दे देंगे। इतना ज्यादा कट थ्रोट होता है कॉस्ट को लेके। क्यों है भाई? क्योंकि उनका 0.5 रुपीज का डिफरेंस नहीं है। वो इतना ज्यादा बाद में चल के वो मटेरियल इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा। वो एक कमोडिटी में तो बात नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी लाखों कमोडिटीज में डील कर रहे हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट पे उनको 1 रुपए का भी नुकसान हो रहा है, 1 रुपए का भी नुकसान हो रहा है, और अगर वो 1 करोड़ कमोडिटी बना रहे हैं, 1 करोड़ कमोडिटी बना रहे हैं, तो सोचो उनका 1 CR का नुकसान हो जाएगा, 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। और ये रोज की बात है। अगर वो रोज 1 रुपए पे अपना नुकसान झेलते हैं तो रोज वो 1 से 2 करोड़ 3 करोड़ का नुकसान करेंगे। पूरे महीने में 30 करोड़, और 12 महीने के हिसाब से अगर जोड़ लो तो करीबन 36 करोड़ के आसपास। एक छोटी सी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होता है तो मैनेजमेंट इफिशियंसी बढ़ाता है। मैंने फिर बताया आपको, क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंट जैसे चेंज होगा, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, आप इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, तो आपका बिजनेस भी क्या करेगा? ग्रो करेगा। ठीक है। इन्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज करेंगे खुद को तो आप ग्रो करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई आपका काम 25। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं सुमो का। टाटा की सुमो आती है, टाटा की सुमो आती है। कभी इसको सर्च करिएगा कि ये किस नेम पे है, किसके नाम पे सुमो को रखा गया था, आपको पता चल जाएगा कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप बिजनेस में जितनी ज्यादा मदद करेंगे, बिजनेस को ग्रो करने में अगर कोई एम्प्लॉय जितनी ज्यादा मदद करता है, अगर बिजनेस अच्छा होगा तो उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी ग्रो करेगा। वो पर्सनली भी क्या करेगा? वो पर्सनली भी ग्रो करेगा। वो पर्सनली भी क्या करेगा? ग्रो करेगा। और उसका अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, खाली वो धंधा खाने के बस के है, सरकारी नौकरी कर रहा है, यार रजा गए नहीं गए रजा काम हो जाएगा, तब तो धंधा डूब ही जाएगा। आज सरकारी नौकरी लगने का कारण क्या है? आज हमारे पास, हम पब्लिक सेक्टर में नौकरी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? पब्लिक सेक्टर में नौकरियां क्यों नहीं आ रही हैं? कारण है हमारी ओल्डर जनरेशन। इन्होंने काम किया नहीं, इनकी वजह से इफिशियंसी कम हुई, बिजनेसेस को लॉस हुए, गवर्नमेंट को दिखा कि भैया पिछले 50 सालों से कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है, अब हम क्या करेंगे? हम इसको नहीं रखेंगे, हम हटा रहे हैं, क्योंकि वो लायबिलिटी हो गई ना गवर्नमेंट के ऊपर। इसका सारा का सारा मामला किसके पास जाता है? ओल्डर्स पीपल्स के पास जाता है। ऐसा ही है। अगर वो अपने काम को लेके वो सक्रिय होते, अपने काम को लेके वो इफिशिएंट होते, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। आज बीएसएनएल क्यों अंदर डाला गया? बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, ये क्यों डूब गया? सिर्फ इनएफिशिएंसी की वजह से। इन्होंने सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचा, इन्होंने कभी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचा ही नहीं है। बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, एकदम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कारण बस क्या है? इनएफिशिएंसी। वो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोच रहे थे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी,
ऑब्वियस सी बात है, जब बिजनेस आपका ग्रो करता है, जब बिजनेस आपका ग्रो करता है तो वहां की एरिया भी ग्रो करती है। यानी एरिया से मतलब कि वहां की सोसाइटी भी ग्रो करती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप कभी सर्च करिएगा, उत्तराखंड में एक जगह है, उत्तराखंड में एक जगह है रुद्रपुर। उत्तराखंड में एक जगह है रुद्रपुर, ये किस में आती है? SEZ में आती है। इसको कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैंने इंडियन इकोनॉमी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं उस समय पढ़ाया हूं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, ठीक है। यहां पे टैक्स रिबेट मिलता है। क्या मिलता है? टैक्स रिबेट मिलता है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, कभी ये समझाएंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट पे टैक्स कम लगता है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स न के बराबर लेती है, इससे प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई। इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे इंडस्ट्री आई। उस इंडस्ट्रियों की वजह से क्या हुआ? वहां के लैंड का रेट बढ़ा। लैंड का रेट बढ़ा तो वहां के जो फार्मर्स थे उनकी इनकम बढ़ी। अच्छा, उनकी इनकम बढ़ी, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज किया, वहां पे इंप्लॉयमेंट आया, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ एंड कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है, पावर अच्छी हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी सोसाइटी में कोई कंपनी आती है तो वहां की सोसाइटी डेवलप करती है। मैं जहां से हूं, मोस्टली उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। आप देखेंगे तो यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जगहें हैं जो उस हिसाब से डेवलप नहीं हो सकी, जो बाकी शहर हमारे डेवलप हुए। ये डिफरेंट टॉपिक है, कभी कोशिश होगी तो इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब आते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट, भाई आर्ट देखो, आर्ट किसकी बात होती है? आर्ट और मैनेजमेंट के बीच में अंतर बताने की बात की गई है, दोनों के बीच में एक रिलेशन तैयार करने की बात हो रही है। दोनों के लिए एक नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। थ्योरी आपको पता होनी जरूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज एक बेस आपको पता होना चाहिए। अचानक से अगर मैं ही उठता हूं और मुझे CEO बना दिया जाए किसका? गूगल का, ले डूबेंगे हम, अगले दिन बंद हो जाएगी कंपनी, अगले दिन बंद हो जाएगी ना। सुंदर पिचाई की जगह अगर मुझे बैठा दिया जाए तो कंपनी तो अगले दिन बंद, काम खत्म, 25 टाटा बाय बाय। तो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में भी ऐसा होता है, आर्ट में भी एक थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बेसिक नॉलेज तो आपको आर्ट का होना चाहिए ना, कि हाँ भाई किसी भी बिजनेस को रन करने का क्या प्रोसेस है, किसी भी बिजनेस को रन करने का हमारे पास प्रोसेस क्या है, उस बिजनेस को हम कैसे रन करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए। ठीक है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज होने का बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अगला आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब भी किसी भी बिजनेस में कोई न्यू मैनेजर आता है, जब भी किसी बिजनेस में कोई नया मैनेजर आता है तो वो न्यू स्टाइल ऑफ वर्क लेके आएगा, न्यू स्टाइल ऑफ वर्क लेके आएगा, न्यू स्टाइल ऑफ वर्क लेके आएगा, जो उसका क्या होगा? पर्सनल टच होगा उस बिजनेस के लिए। जब भी कोई बिजनेस में नया मैनेजर आता है वो नए स्टाइल से काम करने के लिए आता है। ठीक है, वो अपना क्या करेगा? वो मैनेजर अपना पर्सनल टच देगा। क्या देगा? पर्सनल टच देगा, पर्सनल टच देगा, पर्सनल टच देगा कि हो भाई ये मेरा बात है, ये लो सुनो करो। वो अपना पर्सनल टच देता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। ऐसा ही आर्ट में होता है। मोनालिसा को देख लीजिए, ठीक है, डाविंची का जब देखोगे, मोनालिसा जब देखोगे तो एक पर्सनलाइज है ना उसमें, वो अपना है, वो फेमस आदमी है। पिकासो हो गया, ये सब क्या है? पर्सनल, अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस उसमें शेयर करते हैं अपने आर्ट में, अपनी चीजों में। आप किसी भी आर्टिस्ट को देखिए, सोनू निगम को देखिए, आप अगर दलजीत दोसांझ को देखिए, या डिफरेंट जितने भी तुम्हारे जो आर्टिस्ट है उनको देखोगे, उनका एक पर्सनल ऑरा होता है। अभी के तुम्हारे समय की अगर हम बात करें, पैराडॉक्स की अगर तुम गाना सुनो तो उसका देखो पर्सनल एक टच होता है। हनी सिंह, बादशाह, सबका एक पर्सनल टच है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, शाहरुख खान हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, ठीक है, पंकज त्रिपाठी हो गए। तो ये सब क्या है? पर्सनलाइज, ये आर्ट है। वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल टच दे ही जाते हैं। मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, जब भी कोई मैनेजर आएगा अपने न्यू स्टाइल ऑफ वर्क को लेके आएगा।
बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, एक कहावत कही जाती है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। और क्रिएटिविटी कैसी है, अभी के जो स्टार्टअप्स तुम देख रहे हो, अभी के जो तुम स्टार्टअप्स देख रहे हो, इसमें कितनी क्रिएटिविटी है। अलग अलग टाइप के क्रिएटिव फंडों का इस्तेमाल करना, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये स्टाइल का प्रोडक्ट आएगा। हाँ, स्ट्रीट वेयर्स आ गए, हम लोग के जमाने में कोई वेयर नहीं था। मतलब 90s किड है ना हम लोग, तुम लोग तो अभी जेनजीज में आते हो, हम लोग तो 90s किड में थे। हम लोग क्या मिल रहा था भाई, सिंपल सा जीन्स, सिंपल सा ड्रेस, वो पता चला कि भाई का पहन रहे हैं हम लोग। आजकल पहना तो किसी का भाई का, मार के बारूद बना देंगे बच्चे का, पहनेंगे क्या भैया का, नहीं पहनेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि स्ट्रीट वेयर आ गया है, थ्रिफ्ट स्टोर्स आ गए हैं, नया थ्रिफ्ट स्टोर। हाँ, थ्रिफ्ट स्टोर आएंगे, भाई का कपड़ा नहीं पहनेंगे, मगर किसी जापानी आदमी का कपड़ा पहन लेंगे, किसी यूएस के आदमी का कपड़ा पहन लेंगे, किसी कनेडियन का कपड़ा पहन लेंगे, पता चला कि यहीं का कपड़ा पहन लेंगे लोग, यहीं का। अब थ्रिफ्ट स्टोर में तुमको पता थोड़ी ना है, वो तो तुमको कह दिया कि यूएस का माल है, मगर वो यूएस का माल है तब ना, तो कहने के लिए थ्रिफ्ट स्टोर है। तो कहने का मतलब क्या है कि क्रिएटिविटी कितनी है तुम्हारी, बिजनेस में तुम कितने क्रिएटिव हो वो डिपेंड करता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, देखिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, साइंस में क्या है, नॉलेज चाहिए ना। साइंस में क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई साइंस के लिए तो नॉलेज चाहिए। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जरूरत तो है बट नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। हाँ, जरूरत है, नॉलेज होनी चाहिए, बट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का कोई नेसेसिटी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप काम बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर नॉलेज की ही आवश्यकता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस, ऑब्वियस सी बात है, साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चाहे हमने कहा हो ग्रेविटी की बात की हो, हमने किसकी बात की हो, ग्रेविटी की बात की हो, मास की बात की हो, किसकी बात की हो, मास की बात की हो, फोर्स की बात की हो, हमने स्पेस की बात की हो, हमने क्वांटम फिजिक्स की हम बात कर रहे हो, क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हो, ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है। जो भी केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा ये सब कुछ किसके थ्रू आया है, सब कुछ उसके किसके थ्रू आया, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आया है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आया है। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि भाई ऊपर से सेब नीचे गिर रहा है, ऑब्जर्व किया था। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो बिजनेस में भी ऐसा है कि भाई आप क्या करते हैं, बिजनेस में भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट आपका फेल मार जाता है, कोई चलता है। एज एन एग्जांपल हम दे देते हैं, भाई रतन टाटा ने नैनो लॉन्च की, वो तो कह रहे थे कि भाई हम जो मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं लोगों को हम उनको गाड़ी देंगे, सबसे सस्ती गाड़ी निकाली, पता चला फेल मार गया, लोगों को पसंद नहीं आया। वहीं पे ऑल्टो चली, ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो चली ना, दोनों का वेरिएबल तो सेम था ना कि सस्ती गाड़ियां हमको लोगों तक पहुंचानी है। लॉर्ड ऑल्टो चली, नैनो नहीं चली, एक्सपेरिमेंट था। रतन टाटा ने ऑब्जर्व किया कि भाई मोटरसाइकिल से लोग चल रहे हैं, लाख रुपए की मोटरसाइकिल ले रहे हैं, इस पर 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको 2 लाख में गाड़ी दे दूंगा, लोग उस पर चलेंगे। मगर क्या हुआ, काम 25 हो गया। तो क्रिएटिविटी एंड ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही थी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी है भाई। अगर फिजिक्स का लॉ इंडिया में अगर काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यूएस में भी काम करेगा, युगांडा में भी काम करेगा, लंदन में भी काम करेगा, ठीक है। मगर अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अगर इंडिया में काम कर रहा है तो यूएस में नहीं काम करेगा, युगांडा में नहीं काम करेगा, लंदन में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप किससे डील कर रहे हैं, आप पीपल से डील कर रहे हैं, लोगों के साथ ग्रुप में डील कर रहे हैं। तो हर जगह का इन्वायरमेंट अलग है और हर जगह का वर्किंग कल्चर अलग है। हर जगह का इन्वायरमेंट अलग है और हर जगह का वर्किंग कल्चर अलग है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी यहां पे रहेगी। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देखिए क्या दिया हुआ है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई प्रोफेशन में भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। सीए की बात की या मैंने एडवोकेट की बात की, जिसे लॉयर कहा जाता है, हम डॉक्टर की बात कर रहे थे। तो
वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इनके पास भी है भाई, ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी भी इनके पास है। यहां पे नेसेसिटी नहीं है, यहां पे एक्सपीरियंस काम आता है आपका। क्या काम आता है? एक्सपीरियंस काम आता है। मैनेजमेंट में जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस रहेगा उतना ही ज्यादा मजेदार है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ऑब्वियस सी बात है भाई, डॉक्टर को आप लॉयर नहीं बना सकते और लॉयर को डॉक्टर नहीं बना सकते अनलेस या अनटिल इसने भाई बायो से लेके डॉक्टरी करके और फिर उसने लॉयर की पढ़ाई की हो। अनलेस या अनटिल ये फेनोमेना ना हो। मगर कहने का मतलब क्या हो गया कि डॉक्टर को आप लॉयर नहीं बना सकते और लॉयर को डॉक्टर नहीं बना सकते। बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मगर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में कोई भी आए, चाहे डॉक्टर आए चाहे लॉयर आए, डॉक्टर आए चाहे लॉयर आए, ये कोई भी अपना धंधा बिजनेस सेटअप कर सकता है। डॉक्टर लाल पैथोलॉजी आपके होगा, दुकानें होंगी वहां पे डॉक्टर लाल पैथोलॉजी करके होंगी, देखा होगा आपने, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब क्या है? धंधा ही तो है। प्रोफेशनल एसोसिएशन भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, सीए का भी देखोगे अब एसोसिएशन होता है, लॉ बोर्ड होता है, किसका भाई? लॉ बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड होता है, ये सब क्या है? एसोसिएशंस है, ठीक है। मैनेजमेंट के अब एसोसिएशंस तैयार होने लगे हैं, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मैनेजमेंट के अब एसोसिएशंस तैयार होने लगे हैं और पहले ऐसा नहीं होता था, कोई भी मैनेजमेंट में आ सकता था। एथिकल कोड एंड कंडक्ट ऑब्वियस सी बात है भाई, एथिकल कोड एंड कंडक्ट, एथिकल कोड दिया हुआ है, डॉक्टरों के पास एथिकल कोड होता है कि भाई हम किसी मरते हुए को नहीं मरने देंगे, हम उसको कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उसको जिंदा रख सकें। लॉयर का कोड होता है कि भाई हम किसी के साथ गलत होने से रोकेंगे, अगर कोई बेकसूर हमारे पास आता है तो उसको हम बचाने की कोशिश करें। ये ओथ लेते हैं भाई, डॉक्टर और लॉयर क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं कि भाई हम गलत होते हुए सोसाइटी में नहीं कर सकते। भले वो कर देते हैं, वो अलग बात है। ऑन द कॉन्ट्ररी नोट, हर डॉक्टर हर लॉयर तो ऐसा नहीं है भाई। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है 80% लॉयर ऐसा करते होंगे, डॉक्टर करते होंगे, बाकी 20% डॉक्टर या लॉयर तो ऐसा नहीं कर रहा है ना, वो एथिकल कोड एंड कंडक्ट के साथ काम करते हैं। बिजनेस में भी क्या होता है? एथिकल कोड एंड कंडक्ट होता है। बिजनेस में भी एथिकल कोड एंड कंडक्ट होता है। टाटा का एग्जांपल सबसे अच्छा ले लीजिए आप। ये क्या करते हैं? चैरिटी करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? मोस्ट ऑफ द इनका प्रॉफिट किस में जाता है? चैरिटी में जाता है। तो डिपेंड अपॉन द बिजनेसेस का क्या फेनोमेना है, एथिकल एंड कोड है। सर्विस मोटिव भाई ऑब्वियस सी बात है, सर्विस मोटिव है, सिंपल सी बात है, सर्विस प्रोवाइड करना, चाहे लॉयर हो, डॉक्टर हो, मैनेजमेंट हो, ये सब कुछ क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देख लीजिएगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या दिया हुआ है? पहला कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब सीईओ, सीएफओ, ये सब क्या होते हैं? टॉप लेवल के होते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल पे कौन आता है? डिवाइडेड हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशनल मैनेजर एक्सेट्रा, ये बीच में काम करते हैं। लोअर लेवल पे कौन काम करेगा? लोअर लेवल पे फोरमैन काम करेगा, सुपरवाइजर काम करेगा, ठीक। तो जो टॉप लेवल का क्या होता है? टॉप लेवल का काम बस ये समझ लीजिए कि टॉप लेवल का काम ये होता है कि वो प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर देगा कि भाई तुमको ये करना है। वो किसको कहेगा? सुपरवाइजर, सॉरी मैनेजर होगा, उसको कहेगा, जो मिडिल लेवल पे आते हैं। मिडिल लेवल उसके पूरे के पूरे प्लान ऑफ एक्शन को डिवाइड करेगा अलग अलग पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को अलग अलग लोगों को डिवाइड, मतलब अलग अलग लोगों को दे देगा। क्या समझ में आया? एक एग्जांपल मैं सेट करता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आपको एक बेसिक समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, किसी कंपनी का कोई सीईओ है, मान लो कि एक मोबाइल फोन का सीईओ है, उसने कहा कि भैया हमको अपनी सेल इंक्रीज करनी है, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, इससे भाई हमको अपनी सेल को इंक्रीज करना है। अब सीईओ ने किसको कर दिया? सीईओ ने हेड को कह दिया कि भैया जाओ, उस प्रोडक्ट हेड को कह दिया कि जाओ इसकी सेल इंक्रीज करो। अब ये हेड क्या करेगा? अपने डिफरेंट मैनेजर्स को बताएगा भैया ऐसा है, ये नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, इसको लॉन्च करिए। अभी के समय अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो लेयर्स की बात करिए, लेयर्स का फोन, श्लोक, टेक बर्नर। अब ये सीईओ है इस कंपनी का, उसने क्या कहा होगा? उसने पूरे के पूरे प्रोडक्ट को तैयार किया, उसने कहा कि भाई प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे।
अब लॉन्चिंग के समय उसके डिफरेंट डिफरेंट जो हेड्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एरिया मैनेजर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट उसके सोशल मीडिया जो मैनेजर्स होंगे, वो क्या करेंगे, पोस्ट डालना चालू करेंगे, धका धक धका धक धका धक पोस्ट चल रहा है भाई, लेयर सारा लेयर सारा लेयर सारा, हमारा नया घड़ी आया, अनार का आया, अनार का आया, अनार का आया, अनार का आया। अब जो उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव से उन्होंने झूठ मूठ की फर्जी एक रिपोर्ट तैयार कर दी कि चलो ठीक है, फर्जी रिपोर्ट तैयार कर दी कि चलो ठीक है, इस साल जैसे ही हमने लॉन्च किया वैसे 4 करोड़ की हमारी सेल हुई। अब लोगों के अंदर एक फेनोमेना तैयार हो गया कि नहीं, हमको खरीदना है भाई, हम फोमो में आ जाएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई हम नहीं ले पाएंगे इसको। तो सीईओ का जो काम होता है वो प्लान ऑफ एक्शन को डिसाइड कर देना कि हाँ भाई एक प्लान है, इस पे हमको काम करना है। जो मिडिल लेवल के लोग होते हैं उस प्लान ऑफ एक्शन को रिलक्टेंट करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, एक फेनोमेना तैयार करते हैं कि नहीं भाई इसको हमको पूरा करना है। और लास्ट में जो सुपरवाइजर है उस काम को बस उसको सुनना है, इस कान से उस काम को करना है, काम खत्म, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इसी में पूरा चैप्टर बेस है, पूरी की पूरी बुक बेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग सबसे पहला आता है प्लान करना, बिजनेस प्लान करना, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करना, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव प्लान करना, बिजनेस के गोल को प्लान करना, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, पर्सनल गोल क्या है, एम्प्लॉयज के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, ये सब प्लानिंग में आता है कि आप पूरे के पूरे बिजनेस को प्लान कर दिए। वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू रीच, हम कहां पे हैं, कहां पे जाना है। ये प्लानिंग क्या होती है, एक तरह से ब्रिज का काम करती है। किसका काम करती है, ब्रिज का काम करती है कि अभी हम कहां हैं बाबू और हमको कहां तक जाना है, ठीक। ऑर्गेनाइजिंग, अब हमने प्लान कर दिया, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उस बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हम एक एग्जाम्पल के साथ तुमको हम सिखाते हैं कि मान लो कि मुझे एक दुकान खोलनी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे एक शॉप खोलनी है, कोई भी शॉप हो सकती है, मुझे मान लो कि स्वीट की शॉप खोलनी है, ठीक है, मिठाई की दुकान खोलनी है। अब मैंने प्लान किया कि मैं राजस्थानी मिठाई दूंगा, राजस्थानी स्टाइल में मैं मिठाई लोगों को दूंगा और मैं बनारसी स्टाइल में मिठाइयां दूंगा। ये हमारा प्लान था। वाराणसी स्टाइल में हम मिठाइयों को बनाएंगे, वाराणसी की मिठाइयां बहुत अच्छी होती हैं, मैं भी वाराणसी से हूं तो मैं इसलिए इसकी खूबसूरती को जानता हूं। तो राजस्थानी हो गया, वाराणसी का हो गया, मैं उस हिसाब में मैं मिठाइयों को तैयार करूंगा। अब जब मिठाइयां मुझे तैयार करनी होंगी तो मुझे ऑर्गेनाइज करना होगा चीजों को। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो गया, अब मैं कोशिश करूंगा कि मुझे एक शॉप ढूंढना है, एक जगह ढूंढनी है जहां पे मेरी क्या हो सके, सेल हो सके। मुझे इक्विपमेंट्स चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, चाहिए ना। ऑर्गेनाइज करूंगा कि नहीं करूंगा, फंड ऑर्गेनाइज करूंगा, पैसा कहां से चाहिए भाई, ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक। ये सब बात हो गई। स्टाफिंग में आते हैं। स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया भाई, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है कि आपके बिजनेस में एम्प्लॉय कैसे हैं। अच्छा एम्प्लॉय रहेगा तो ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छा एम्प्लॉय नहीं रहेगा तो आपकी ग्रोथ कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्टाफिंग का मतलब खोजना, सर्च फॉर बेटर ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे इंसान को खोजना जो आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट हो, आपके लिए भी परफेक्ट हो, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए परफेक्ट हो। अब इसके लिए क्या होगा, हम अलग अलग टाइप्स के इंटरव्यूज रखेंगे, अलग अलग टाइप के टेस्ट लेंगे, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इनको क्या करेंगे, प्रमोशंस देंगे, इनका हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ताकि हम अपने जिस जगह पे हम जिस बिजनेस के बारे में प्लान कर चुके हैं, ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, वहां पे हम कैसे एम्प्लॉय को रखेंगे, ये सब कुछ इस स्टाफिंग में आता है।
डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग में क्या करना, सीधे सीधे कह दीजिए ऑर्डर की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, ऑर्डर की बात की जाएगी। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, इस गोल के लिए जो भी जरूरत की चीजें होंगी, जिनको भी हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिनको भी हमने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, इन सभी को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। यानी एक फ्लो में इनको हम खड़ा करेंगे, एक फ्लो में होना चाहिए। ठीक है, ये काम मतलब कि किसी भी काम को, पूरे के पूरे बिजनेस को एक स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना। यानी अभी अगर 1 हो रहा है तो आगे 2 होगा, आगे 3 होगा, आगे 4 होगा, आगे 5 होगा, आगे 6 होगा, आगे 7 होगा। यानी हर एक बात आपके स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग। जब आप सब कुछ एक फेनोमेना में, एक स्टेप में आपने डिसाइड कर दिया, अब आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है बस कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो जाए। क्या ना हो जाए, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं पे कोई गलती ना हो जाए, कहीं पे कोई ऐसी चीजें ना हो जाए जिससे आपके बिजनेस में चेंज आता है। जैसे ही कोई इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, वैसे ही आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को भी चेंज कर देंगे। एक एग्जांपल और मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा, गोल एक बड़ा फेनोमेना है, बिगर कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखो मैं तुमको समझा देता हूं, उसको समझना। मेरा गोल है एमबीए करना, तो क्या फायदा होता है एमबीए कर लेंगे? नहीं। आप सबसे पहले 10th पास करेंगे, फिर 12th पास करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीकॉम करेंगे, उसके बाद में एमबीए करेंगे। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा मेन गोल क्या था, एमबीए का, एमबीए तक पहुंचना था, बट तुमने क्या किया, छोटे छोटे स्टेप्स लिए, तब जाके तुम एमबीए पहुंचे ना। तो किसी भी बिजनेस में अगर कोई गोल है बहुत बड़ा, तो वो क्या करेगा, वो सीधे गोल पे पहुंच जाएगा? नहीं, वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। तो जब भी किसी बिजनेस में कोई ऑब्जेक्टिव तैयार होता है, जब भी किसी बिजनेस में कोई ऑब्जेक्टिव तैयार होता है, यानी वो क्या है, पार्ट ऑफ ए गोल, पार्ट ऑफ गोल। ठीक है, तो यहां तक हो गया। होप करता हूं आपको अच्छा लगा हो। और अगले संडे से क्लासेस अब रेगुलर होंगी, क्योंकि अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं, और जिनको जाना है वो जा सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री नोट, मैं एक स्मॉल क्रिएटर हूँ। आई एम 100% डूइंग माई थिंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट आई नो। ठीक है, कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है, इससे बदले कुछ मिले ना मिले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जब मैं वीडियो डाल रहा था, तो वीडियो डालते समय कुछ चीज़ें मेरे साथ मतलब चीज़ें होने लगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की वजह से मैं ये चीज़ें कोप अप नहीं कर पाया, और अब जाके चीज़ें कुछ नॉर्मल हुई हैं, तो सो आई हैव टू स्टार्ट अगेन। मैंने फिर से इसको स्टार्ट किया है। और मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे लाइव क्लास लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे एयर फाइबर लगा हुआ है। असली मैं इस समय गाँव पे रहता हूँ, और एक मैं विलेज सोसाइटी से हूँ, छोटे से गांव से भी हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ें मैं अपनी कर रहा हूँ। अपनी फैमिली को, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेके चलना, वो फिलहाल मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे ये करना है। तो चीज़ें मैं मतलब कर चुका हूँ, जो कि आपको एक स्टेबल बेस पे रेगुलर क्लासेस मिल पाएंगी। लाइव क्लासेस तभी ले पाऊंगा जब एक मेरा एक स्ट्रेंगुलर बेस तैयार हो जाएगा। तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जितना हो सके इन चीज़ों को शेयर करिए।
अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। एंड दूसरी बात ये भी है कि मंडे से क्लासेस अब मैं रेगुलर रखूँगा। मैंने टाइम टेबल अपलोड कर दिया है 11th के लिए, 12th के लिए, और 2 क्लासेस रहेंगी। 7 बजे 11 की क्लास आएगी, मतलब 7 o'clock पे आपका क्लास आएगा 11th का, और 9 बजे क्लास आएगी 12th की, क्योंकि दोनों ही बच्चों मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोनों का ही एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी मार्च में। आप 11th में अच्छा करेंगे तो भी 12th में अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। और 12th में जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए कोशिश करूँगा कि सिर्फ एक रिवीजन सीरीज़ के साथ आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्लासेस और मैं इंक्रीज़ कर सकूँ, क्योंकि आपका बोर्ड है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे अपना बिजनेस भी देखना है, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि विकास सर ने एक बात कही थी कि हम कहीं भी हों, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकें। तो वो कॉन्फिडेंस रखिए। आप कहीं भी हों, उससे डिपेंड नहीं करता है आप कहाँ से देख रहे हैं, उससे डिपेंड नहीं करता है आप किस सिचुएशन में है, उससे डिपेंड नहीं करता है। सिचुएशन के हिसाब से हमको नहीं बदलना है, हमको सिचुएशंस को बदलना है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि क्लासेस रेगुलर रहेंगी, अब से रेगुलर रहेंगी, क्योंकि अब मैं रेगुलर हो चुका हूँ। सब कुछ फिक्स कर दिया है मैंने, यहाँ पे वाईफाई भी लगवा दिया है मैंने, इस वजह से कह रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी एक मेरी बहुत पुरानी चीज़ें थी जो मैं भूल गया, जो बच्चों से कहा करता था, और आग से भी कहूँगा कि एक बहुत ही, मैं बचपन से वो बातें कहता था कि सब सही दूध दही, ठीक है। तो कोशिश करिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए, और लाइफ है, चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है। गुड नाइट।